स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हिंदी गुरुकुल एकेडमी में। तो कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। यदि आप यूपी टीजीटी, यूपी टेट, एस्टेट, यूपीएसआई, यूपीपी, जेएससी, जीडीसी इन परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो यह व्याकरण की वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें, और यदि आपने सब्सक्राइब किया है तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की महत्वपूर्ण क्लास। पहला सवाल कह रहा है कि छंद में प्रायः कितने चरण होते हैं? तो इसका उत्तर जो है आपको बताना है। ए कह रहा है 3, बी 7, सी 8 और डी कह रहा है कि 4। तो कितने चरण छंद में प्रायः होते हैं ये आपको बताना है। तो छंद में प्रायः 4 चरण होते हैं। विकल्प डी इसका उत्तर क्या होगा, वो आपका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा। दूसरे सवाल पर आते हैं। दूसरे सवाल में कह रहे कि रहमन पानी राखिए बिन पानी शब सून, पानी गैन उबरे मोती मानुष चून। ये चून न है, चून। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है ये बताना है। ए कह रहे उपमा, बी यमक, सी रूपक और डी श्लेष अलंकार। तो आपको बताना कि इसमें कौन सा अलंकार है, तो इसका उत्तर आपको देना है। तो प्रश्नगत पंक्ति में अगर देखा जाए तो इसमें श्लेष अलंकार है। विकल्प डी उत्तर इसका जो है वो सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पानी शब्द के भिन्न भिन्न अर्थ हैं। अलंकार को जो वस्तु अलंकृत करे उसे हम अलंकार कहते हैं। अलंकार के मुख्यतः जो ही दो ही भेद हैं, एक शब्दालंकार और एक अर्थालंकार जो है इसके भेद होते हैं। और अगर श्लेष अलंकार की बात करें तो जब कविता में कोई शब्द एक बार प्रयोग हो और उसके कई सारे अर्थ निकलते हों, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। बात करते हैं सवाल नंबर तीसरे की। तीसरा सवाल कह रहा है कि जन्म सिंधु पुनि बंधु विष दिन मलिन सकलंक स्य मुख समता पाव किमि चंद बापुरो रंक। इस उद्धरण में कौन सा अलंकार है ये आपको बताना है। ए असंगत, बी व्यतिरेक, सी अनन्वय और डी प्रतीप। तो कौन सा अलंकार है ये आपको बताना है। तो इसमें अगर हम अलंकार की बात करें तो इसमें व्यतिरेक अलंकार है। विकल्प बी इसका उत्तर सही होगा। जब उपमेय को बड़ा तथा उपमान को छोटा ही दिखाया जाए और साथ में कारण भी बताया जाए, वहाँ व्यतिरेक अलंकार होता है। चौथे सवाल पर आते हैं। चौथा सवाल कह रहा है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, यह संविधान के किस अनुच्छेद में उद्धृत है। ए 343, बी 348, सी 346 और डी 347। तो इसका उत्तर जो है आपको बताना है। तो संविधान के अनुच्छेद 343 में उद्धृत है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी और अंक का रूप जो है वो अंतर्राष्ट्रीय होगा। तो विकल्प ए उत्तर जो है इसका क्या होगा, वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। पांचवें सवाल पर आते हैं। पांचवा सवाल कह रहा है कि भाषा विज्ञान अध्ययन के लिए सामग्री कहाँ से ग्रहण करता है। ए विशुद्ध विज्ञान से, बी प्रचलित भाषा और साहित्य से, सी प्राचीन शिलालेखों से और डी लोगों की कही सुनी बातों से। तो आपको इस पांचवें प्रश्न का उत्तर बताना है। इसका सही उत्तर क्या होगा। तो देखिए, भाषा विज्ञान अध्ययन के लिए सामग्री जो है वो प्रचलित भाषा और साहित्य से ग्रहण करता है। तो विकल्प बी उत्तर इसका क्या होगा, वो सही हो जाएगा। अब सवाल पर हम आते हैं। सवाल नंबर छठवां। छठवें सवाल में देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि चलिए हम आते हैं चलिए बात करते हैं सवाल नंबर छठवें की। छठवें सवाल में कह रहा है कि इस बोली में कर्ता कारक की विभक्ति का प्रयोग नहीं होता। तो आपको बताना कि वो कौन सी बोली है जिसमें कर्ता कारक की विभक्ति का प्रयोग नहीं होता है। ए कन्नौजी, बी बुंदेली, सी अवधी और डी मेवाती। तो सही वाला उत्तर बताना है कि जिसमें कर्ता कारक की विभक्ति का प्रयोग नहीं होता है। तो देखिए, अवधी बोली में जो है वो कर्ता कारक की विभक्ति का प्रयोग नहीं किया जाता है। विकल्प सी इसका उत्तर जो है क्या होगा, वो सही हो जाएगा। सवाल नंबर सातवें पर आते हैं। सातवां सवाल क्या है कि उच्चारण के आधार पर छह ध्वनि कैसी है ये आपको बताना है। ए कह रहा है ओष्ठ, बी दंतोष्ठ, सी तालव्य और डी कह रहा है कि जिह्वा मूलीय। तो छह किस तरह की ध्वनि है ये आपको बताना है उच्चारण के आधार पर। तो उच्चारण के आधार पर छह ध्वनि जो है वो तालव्य ध्वनि है। विकल्प सी उत्तर इसका जो है वो क्या होगा, वो सही हो जाएगा। सवाल नंबर 8 पर आते हैं। 8 नंबर सवाल में कह रहे हैं कि निम्नलिखित में महाप्राण ध्वनियां हैं। ए कह रहे क ग, बी च
ज सी प ब और डी, ये आपका ढ है। ड और ढ और ध, ढ और ध। तो इनमें से कौन सी ध्वनि जो है वो महाप्राण है, ये आपको बताना है। ए कह रहा है क ग, बी कह रहा है च छ, सी प ब, डी कह रहा है कि ड और ढ। तो कौन सी महाप्राण ध्वनि है आपको बताना है। तो देखिए महाप्राण ध्वनि, जिन ध्वनियों के उच्चारण में दीर्घ प्राण वायु प्रयुक्त होता है उसे महाप्राण ध्वनि कहती है। महाप्राण ध्वनियाँ जो है वो प्रत्येक वर्ग की दूसरी और चौथी ध्वनियाँ होती हैं। तो इस हिसाब से विकल्प डी जो है इसका उत्तर क्या होगा, वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 9 पर आते हैं। 9 नंबर सवाल में कह रहे कि वह पढ़ता तो पास होता, इस वाक्य में कौन सा काल है, निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। ए कह रहा है सामान्य भूत, बी कह रहा है पूर्णभूत, सी अपूर्णभूत और डी कह रहा है कि हेतु हेतु मदभूत। तो कौन सा होगा ये आपको बताना है कि ये जो वाक्य दिया हुआ है इस वाक्य में कौन सा काल होगा। तो इस वाक्य में अगर हम बात करें तो काल हो जाएगा हेतु हेतु मदभूत काल हो जाएगा, विकल्प डी तो इसका जो है वो सही होगा। सामान्य भूत में अगर इसको देखें तो अपास हो गया, पूर्णभूत में वह पास हो चुका था और अपूर्णभूत में वह पढ़ रहा था, इस तरह हो जाएगा। और हेतु हेतु बहुत बंदे हो जाएगा, वह पढ़ता तो पास होता, तो विकल्प डी उत्तर इसका सही हो जाएगा। 10 नंबर सवाल पर आते हैं। करें कि को किस प्रकार की विभक्ति है, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन कीजिए। तो को किसकी विभक्ति है ये आपको बताना है। ए कह रहे संबंध, बी अपादान है, अवादान नहीं है, अपादान का अपादान, और सी कर्ता और डी कर्म। तो को की विभक्ति किसकी है ये आपको बताना है। तो को जो है वो कर्म कारक की विभक्ति है, विकल्प डी उत्तर इसका जो है वो सही हो जाएगा। संबंध की विभक्ति का, के, की, रा, रे, री, नानी नहीं होता है। अपादान की विभक्ति से अलगाव के अर्थ में होता है, और कर्ता की विभक्ति ने जो है वो होती है। 11 नंबर सवाल पर आते हैं। 11 नंबर सवाल में कह रहे हैं कि निम्न में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, ये आपको बताना है। ए कह रहे चना, बी अरहर, सी बाजरा और डी उड़द। तो कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है ये आपको बताना है। तो इसमें अरहर शब्द जो है वो क्या है, वो स्त्रीलिंग है, विकल्प बी सही हो जाएगा। शेष सभी पुल्लिंग हैं। वैसे अनाजों के नाम सामान्यतः पुल्लिंग होते हैं, किंतु ज्वार, अरहर, मकई, मूंग आदि इसके अपवाद हैं और ये शब्द स्त्रीलिंग हैं। 12 नंबर सवाल पर आते हैं। 12 नंबर सवाल में करें कि निम्नलिखित में से अयादि संधि का उदाहरण नहीं है। तो कौन सा अयादि संधि का उदाहरण नहीं है ये आपको बताना है। ए कह रहा है नायक, बी नायिका, सी नाविक और डी वागीश। तो कौन सा शब्द जो है वो अयादि का उदाहरण नहीं है ये आपको बताना है। तो वागीश जो है वो अयादि का उदाहरण नहीं है, बल्कि व्यंजन संधि का उदाहरण है, विकल्प डी इसका उत्तर जो है वो सही हो जाएगा। वाकधन ईस होता है इसमें, तो वागीश बनता है। सवाल नंबर 13 पर आते हैं। 13 नंबर सवाल में कह रहे हैं कि नीचे दिए गए शब्दों का सही संधि वाला विकल्प पहचानिए। ए आपको एक शब्द मिलेगा लोकधन उपचार, क्या बनेगा, लोकोपचार, बी कह रहे लोकोपचार, सी लोकोपचार और डी कह रहे कि लोकोपचार। तो क्या बनेगा आपको बताना है। तो देखिए लोक उपचार को अगर हम, लोक और उपचार को अगर हम इसका संधि करें तो इसका जो रूप बनेगा वो लोकोपचार बनेगा, विकल्प डी उत्तर इसका क्या होगा, वो सही हो जाएगा। अ और उ के मिलने से वो बनता है गुण संधि का, ये जो है वो उदाहरण है। सवाल नंबर 14 पर आते हैं। 14 नंबर सवाल में करें कि सामासिक पदों के घटकों को अलग करने की रीति को क्या कहते हैं। ए समास, बी विग्रह, सी निग्रह और डी विच्छेद। तो आपको बताना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। तो देखिए समासिक पदों के घटकों को अलग करने की रीति को हम विग्रह कहते हैं, विकल्प बी उत्तर इसका जो है वो क्या होगा, वो सही हो जाएगा। समास की बात करें तो दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए एवं सार्थक शब्द को हम समास कहते हैं। विच्छेद किसी शब्द को अलग लिखने की प्रक्रिया को वर्ण विच्छेद जो है वो कहा जाता है। सवाल नंबर 15 पर आते हैं। 15 नंबर सवाल में कह रहे हैं कि राजा रानी में कौन सा समास है ये बताना है। ए कह रहा है अव्ययी भाव समास, बी कह रहा है तत्पुरुष समास, सी कर्मधारय समास और डी कह रहा है कि द्वंद्व समास। तो राजा रानी में कौन सा समास है ये आपको बताना है। तो राजा रानी में द्वंद्व समास है, ये द्वंद्व समास का उदाहरण है, विकल्प डी उत्तर इसका सही होगा। इसका विग्रह करेंगे तो राजा और रानी होता है। द्वंद्व समास में पूर्व पद एवं उत्तर पद दोनों पदों की क्या होती है,
प्रधानता होती है। बात करते हैं सवाल नंबर 16 की। 16 नंबर सवाल में क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं बिछौना में मूल शब्द एवं प्रत्यय है। ए कह रहे कि बिछाना प्लस ओना, ओना नहीं ओना। बी करे बिछ प्लस ऊना, सी करे बिछाना प्लस आना, और डी करे कि बिछा प्लस ओना। तो आपको बताना है कि बिछौना में मूल शब्द और प्रत्यय क्या है। तो देखिए बिछौना में मूल शब्द बिछाना और ओना होगा। विकल्प ए जो है इसका उत्तर क्या होगा, वो सही हो जाएगा। ये ओना शब्द है, तो बिछाना प्लस ओना जो है वो बिछौना बनेगा। तो विकल्प ए इसका उत्तर सही होगा। 17 नंबर सवाल पर आते हैं। 17 नंबर सवाल में कह रहे हैं कि निम्नलिखित में एक ओष्ठ ध्वनि नहीं है। तो जो ओष्ठ ध्वनि नहीं है उसके बारे में आपको क्या करना है, वो बताना है। ए कह रहे हैं प, बी भ, सी घ, और डी ब प। तो आपको बताना कि कौन सा ओष्ठ ध्वनि नहीं है इसमें से। तो ओष्ठ ध्वनि जो है वो घ नहीं है, बल्कि क, ख, ग, घ कंठ ध्वनियाँ हैं। तो विकल्प सी इसका उत्तर सही हो जाएगा। बात करते हैं सवाल नंबर 18 की। 18 नंबर सवाल में कह रहे हैं कि जो शब्द संस्कृत से सीधे हिंदी में प्रयुक्त होते हैं वे कहलाते हैं। ए तत्सम, बी तद्भव, सी विदेशी, और डी देशज। तो इसका सही उत्तर आपको बताना है। इसका सही उत्तर क्या होगा? तो देखिए जो शब्द संस्कृत से सीधे बिना किसी बदलाव के हिंदी में प्रयुक्त होते हैं उसे हम तत्सम शब्द कहते हैं। तो विकल्प ए उत्तर इसका जो है वो क्या होगा, वो सही हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं सवाल नंबर 19 की। 19 में कह रहा है कि निम्न विकल्प में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्द युग्म के सही अर्थ वाला विकल्प है। अग और अघ, इसका अर्थ आपको बताना है। ए कह रहा आगे पीछे, बी कह रहा आग अंधेरा, सी कह रहा आदत उपकार, और डी कह रहा कि पर्वत और पाप। तो जो सही है वो आपको बताना है। तो देखिए अग मने होता है पर्वत और अघ मने होता है पाप। तो विकल्प डी उत्तर इसका क्या होगा, वो सही हो जाएगा। सवाल नंबर 20 पर आते हैं। 20 नंबर सवाल में करें कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सूर्य का प्रवाची नहीं है। ए रश्मि, बी दिवाकर, सी भास्कर, और डी अंशुमाली। तो जो सूर्य का प्रवाची शब्द नहीं है उसके बारे में आपको बताना है। तो सूर्य का प्रवाची रश्मि जो है वो नहीं है, बाकी सभी सूर्य के प्रवाची हैं। रश्मि जो शब्द है ये किरण का पर्यायवाची है। तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आएगी, आपको अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।